हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया बीपीएससी 71वीं की प्रारंभिक परीक्षा का वॉल्यूम 1 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस। फर्स्ट हम एडिटोरिया आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पता है कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। इस युग में कहता है इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा तथा प्रारंभिक पुरापाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ से मिलता है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त के ग्रंथ से मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा तथा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई इसके बारे में भी चर्चा मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश के शासक हुए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा तथा उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग और उसके बाद कन्नौ हुए। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थक पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा तथा जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के संस्थापक था। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा था कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह देश सही अर्थों में इस्लामी राष्ट्र नहीं हो सकता। जलालुद्दीन खिलजी की सहिष्णुता का व्यवहार करने एवं राजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है सूची 1 और सूची 2 है को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विदेशी यात्री, सूची 2 में शासक है। तो इसका हम देखेंगे। ए में निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी का होगा देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। फिर उसके अब्दुल रजाक तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। सी में है एडुआर्डो बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में। डी में फर्नाओ नूनीज आपको अच्युत देवराय के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा आपको ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता निकोल कोंटी इटली के यात्री था जो देवराय के प्रथम के शासनकाल में 1420 में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अब्दुल रजाक ईरान फारस के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा पुर्तगाली था जो कृष्णदेव के शासनकाल में विजयनगर आया था। कर्नाडिस पुर्तगाली घोड़े के व्यापारी था जो अच्युत देवराय के समय विजयनगर आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता है एकता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता एकता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ जिलों को आंदोलन शुरू हुआ। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता एकता आंदोलन 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में जैसे हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष ने फिर उभरा। इस आंदोलन से जुड़े मुद्दे थे उच्च किराया दरों पर 50% राजस्व वसूली की प्रभावी ठेकेदारों का उत्पीड़न, किराया साझा करने की प्रथा। एकता आंदोलन की बैठक में प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान शामिल था जिसमें इकट्ठे हुए किसानों ने कसम खाई थी कि वे निम्नलिखित कार्य करेंगे, जिसमें केवल दर्ज कराए भुगतान करेंगे लेकिन समय पर भुगतान करेंगे, जबरन व मजदूरी करने से इनकार करेंगे, अपराधियों को कोई मदद नहीं करेंगे, पंचायत के फैसला का पालन करेंगे। इक्का आंदोलन जमीनी नेतृत्व मदारी पासी और अन्य निम्नलिखित जाति के नेताओं और कई छोटे जमींदारों ने किया था। मार्च 1922 तक यह आधिकारिक गंभीर दमन के आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तथा निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों का सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
2 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 3 में मद्रास महाजन सभा, 4 में बंग भाषा प्रकाशित सभा। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 2, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तो आपको देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1866 में हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का हुआ 1843 में। फिर देखेंगे मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ है 1884 में। फिर है बंग भाषा प्रकाशित सभा। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा हुआ 1836 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 4, 2, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। 2 में इस मामले को भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया एक विवादास्पद अदालती मामला था। 2 में यह मामला 20वीं सदी की शुरुआती के दौरान ब्रिटिश सरकार के कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों के बढ़ते डर का प्रतीक था। ये तीनों अंग्रेज सहित कुछ ट्रेड यूनियनों की गिरफ्तारी और बाद में मुकदमे के साथ शुरू हुआ। इन लोगों ने सामूहिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 121A के तहत आरोपित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन प्राप्त था। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में पद है और सूची 2 में कार्य है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में कुलफ, तो कुलफ हो जाएगा आपको परिवार का प्रधान हो जाएगा। फिर हो जाएगा ग्रामनी, ग्रामनी का हो जाएगा गांव का प्रधान हो जाएगा। फिर सी में है बर्चपति, तो आपको 1 होगा चारागाह का प्रधान हो जाएगा। डी में विश्वपति, तो गांव के समूह का प्रधान हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 2, बी का 3, 4 का, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ग्राम जो होता है, आपको ग्राम कई कुलों या समूह को ग्राम कहा जाता है, जिसके मुखिया ग्रामनी कहा जाता है। विश्व कई गांवों के समूह को विश्व कहा जाता है, जिसके प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। जन कई विश्वों के समूह को जन एवं जन के प्रधान को जनपति कहा जाता था। राष्ट्र कई जनों के समूह को राष्ट्र या राष्ट्र के प्रधान को राजा कहा जाता था। वजपति चारागाह का प्रधान होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता है सही सुमेलित नहीं है। एक अशोक का अभिलेख और विवरण है। इसका राइट आंसर होगा छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आपका राइट गलत होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? कहता है हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा कथा सरिता सागर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कथा सरिता सागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर के सोमदेव ने त्रिगत अथवा कल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ 1063 ईस्वी और 1082 ईस्वी के मध्य संस्कृत में की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। कहता है मोयुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी के नाम से 1073 ईस्वी में गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उन्होंने भारत का पहला आक्रमण 1075 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ, जहाँ के शासक भीम द्वितीय मूल राज से मोहम्मद गौरी पूरी तरह से पराजित हुआ था। इस प्रकार आपको और कहता है कि
सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था, जिनकी राजधानी अहिरवारा था। सोलंकी वंश के प्रमुख शासकों के कर्म इस प्रकार है: मूलराज प्रथम, भीम प्रथम, जय सिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, भीम द्वितीय, कर्ण द्वितीय इत्यादि। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1996 को लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन ने अपने शासन के मजबूत और शिस्ता प्रदान करने के लिए विभिन्न आर्थिक नीतियों को अपने शासन क्षेत्र में लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक तारीख फिरोजशाही है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी इस प्रकार हैं: दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक था, शाहनाई मंडी बाजार अधीक्षक था, बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए कुछ कदम उठाए। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में क्रांतिकारियों ने आयरिश और रूसी क्रांतिकारियों के तरीकों का अनुसरण किया। दो में उन्होंने विदेशी भूमि पर गतिविधि केंद्र स्थापित किए। थ्री में है उन्होंने प्रभावशाली औपनिवेशिक व्यक्तियों की हत्या के प्रयास किए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा डी। आपको 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 16 देखेंगे, तथा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए में नरमपंथी और 2 में संबंधित संगठन है। ए में है आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन, बी में जस्टिस MJ रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, 3 में है जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा, 4 में फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उपयुक्त में से कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 और 4 सभी सुमेलित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता वर्ष 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल में युवा राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे एवं अन्य लोगों द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी अनंत चार्लू ने की थी। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब या फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग ने की था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता है प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। 2 में उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया। 3 में उन्हें किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सही? राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रियता बनाया। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलित किए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। 1936 में बिहार किसान सभा आंध्र प्रांतीय किसान सभा के किसान संघ मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 14 से 15 मार्च 1940 को अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें अधिवेशन का आयोजन विजयवाड़ा में किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बंकिम मुखर्जी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में हो विद्रोह का आयोजन सिंहू के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया। 2 में हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का एक प्रमुख मुद्दा था। 3 में मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता परहट के राजा ने सिंहू अब झारखंड के अधिग्रहण के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने
हो आदिवासी को संगठित किया। 1827 तक विद्रोह जारी रहा। तत्पश्चात हो आदिवासियों के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि बाद में 1831 में उन्होंने फिर से एक विद्रोह का आयोजन किया, जिसे छोटा नागपुर मुंडा भी शामिल हुए। इसका कारण थे शुरू में की गई भू राजस्व नीति का विरोध करना, उनके क्षेत्र में बंगालियों का प्रवेश। यद्यपि 1832 में विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, लेकिन हो की गतिविधियां 1837 तक जारी रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था? ए में है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 2 में है फ्रैंक एंथनी, 3 में है जयपाल सिंह, 4 में है डॉक्टर HP मोदी। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 4। 2 और 4 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में 1935 को भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में अंतिम या सबसे विस्तृत दस्तावेज था। 2 में इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। पूर्व में इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। आपको 1, 2 और 3 आपका सही है। 3 और 4 आपका 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी। 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कथन 1 और 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। 2 में पाली भाषा कनौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती है। 3 में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 3 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है। ये जातक कथा एक प्रकार की लोक कथाएं हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी सन तक की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। पाली भाषा मगध अर्थात दक्षिणी बिहार में बोली जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है जैनुल अब्दीन की उपलब्धियों में कौन सत्य नहीं है? जैनुल अब्दीन की उपलब्धियों में कौन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वह तिब्बत खुर्द को नहीं जीता पाया। वह तिब्बत खुर्द को नहीं जीत पाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जैनुल अब्दीन की उपलब्धियों के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है, क्योंकि इसने बलिस्तान क्षेत्र जिसे तिब्बत खुर्द कहा जाता है को जीता। जैनुल अब्दीन के कश्मीरी आज भी बादशाह कहते हैं। वह कोई महान योद्धा तो नहीं था, फिर भी इसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम कर दिया। जम्मू और रजौरी पर अपना प्रभुत्व स्थापित तो उसने कश्मीर राज्य को एकीकरण किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी समस्या उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी होगा, ए, बी और सी 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में यह विद्रोह 1790 ईस्वी में हुआ था। 2 में इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। 3 में पायका के थाने और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। 4 में इस विद्रोह में रैयत और जमींदार दोनों शामिल हुए। इसका राइट आंसर होगा केवल 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। खुर्दा विद्रोह को पायका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध था। 1817 में उड़ीसा में पायका जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र व्यापक आधार वाला संगठित विद्रोह था। इस विद्रोह के नेता थे नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे। 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुर्दा उड़ीसा की विजय के बाद पायकों की शक्ति और प्रतिष्ठा घटने लगी थी। पायका थाने और सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी हिस्सा हमला किया। कंपनी ने जबरन वसूली वाला भू राजस्व नीति ने किसानों के जमींदारों को एक समान रूप से प्रभावित किया, अतः दोनों इन विद्रोह में शामिल हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1931 में उन्हें मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस आंदोलन में महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। वर्ष 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों के प्रवेश से संबंधित ऐसे 3 आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कहता है स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी परिवर्तन हुआ। उपयुक्त में सभी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी कहते हैं स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर दिया जाने वाला बल था। आर्थिक क्षेत्र इसका अर्थ देसी उद्योग अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन के दौरान अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस कारखाने, हैंडलूम उद्यम, राष्ट्रीय बैंकों, बीमा कंपनियों की खोली गई है तथा इसी दौरान शिक्षा में प्रगति हेतु 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का आरंभ हुआ जिसे प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों असत्य है। आपको ए में है सरकार हिंसक और अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में सहमत हो गई थी। बी में इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों को धाना देने के अधिकार को समाप्त कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, दोनों असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में नेहरू लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। 2 में उन्होंने वर्ष 1927 में आदर्शीय भाषण प्रस्तुत किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक सत्य है। नेहरू लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, ये आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अतः वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में स्थापित लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में नेहरू को चुना गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में भाग लिया था, ना कि आदर्शीय भाषण प्रस्तुत किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता है 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। 2 में केंद्रीय प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के संबंध में दिए गए कथन सत्य है। अतः 1854 के घोषणा पत्र के पश्चात प्रांतीय प्रशासन में भी परिवर्तन हुए। 1882 प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय वित्त और केंद्रीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया था। पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसी कुछ सेवाओं को प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम दी जाने लगी और उसका उपयोग प्रांतीय सरकार की इच्छा पर आधारित कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 31 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा आपको संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः विकल्प सी मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। मौलिक अधिकार प्राय संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। समान कानूनों को समस्त कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। भारत में मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है, लेकिन संशोधन यदि संविधान के मूल ढांचे का प्रभावित करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन को खारिज कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों के संबंध राज्यपालों को स्वाविवेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ए में सिक्किम, 2 में नागालैंड, 3 में असम, 4 में मेघालय और 5 में त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा के संबंध में राज्यपालों को स्वाविवेक अधिकार प्रदान किए हुए। संविधान में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम वैध होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। पंचायतन अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में कौन सी शक्तियाँ और कार्य प्रदान किए गए हैं। ए में ग्रामीण बाजार का प्रबंधन, 2 में शराब के उत्पादन, आसवन
और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार। 3 में स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1, 2 और 3 आपको राइट आंसर है, तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है वर्ष 1995 में घुरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने और पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में वर्णित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए पैसा अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 34 देखेंगे। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के चुनावों में संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा पद से हटा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ए में समाजवादी सिद्धांत, 2 में गांधीवादी सिद्धांत, 3 में उदारवादी सिद्धांत, सी में साम्यवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 4। आपका 4 है साम्यवादी सिद्धांत विचार दृष्टिगोचर नहीं होते। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में साम्यवादी सिद्धांत विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी सिद्धांत के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया। यद्यपि इसकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियां समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी सिद्धांत विचारों का वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि को विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। तथा हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्धि को विरासत को संरक्षित करना आपको ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्यों की सूची में हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्धि को विरासत को संरक्षित करना शामिल है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उपबंधित है, जबकि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और छुआछूत और परंपरा को समाप्त करना मौलिक अधिकार का हिस्सा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है यह केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है। 2 में है यह सभी नीतिगत निर्णय को क्रियान्वयन की देखरेख में करती है। 3 में यह विधेयकों के निर्माण कर संसद के दोनों सदनों में उन्हें पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा। कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में दिए गए कथन सभी सत्य है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संपूर्ण देश के शासन संचालन का कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारण करती है। जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद विधेयकों को तैयार करती है एवं संसद के दोनों सदनों के प्रस्तुत कर पारित करवाने का कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है लोकसभा की कार्यवाही। कहता है लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। दोनों लोकसभा के कार्यकाल तक जो समान 5 वर्ष होती है उसके लिए चुने जाते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता का संचालन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कहता है महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के संदर्भ में 1 में लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2 में लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3 में लोकसभा में बोल सकता है। 4 में लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपयुक्त कथन में कौन कथन सत्य है। कहता है सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 2 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर 1, 2 और 3 सत्य है।
इसका राइट आंसर आपका सी होगा। तथा महानवादी के संदर्भ में कथन 1, 2 और 3 सत्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते समय महानवादी लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा किसी समिति के सदस्य बन सकता है। महानवादी को संसद के किसी भी सदन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अथवा कि संसद की किसी भी समिति में बोलने और उसे भाग लेने का अधिकार है। कथन 4 में है जो असत्य है, क्योंकि महानवादी संसद के किसी भी सदन में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर 1, 2 और 3 सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है 93 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पिछड़े वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है संविधान के 93 संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है? ए में उल्कापिंड, 2 में चुंबकीय क्षेत्र, 3 में गुरुत्वाकर्षण, 4 में है भूकंपीय तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः भूकंप, उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं। भूकंपीय तरंगे एवं उसकी गति के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है दक्कन ट्रेप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? कहता है दक्कन ट्रेप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में दक्कन का पठार शैल समूह का निर्माण बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी से हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है देखेंगे। 43 देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणी पाई जाती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणी पाई जाती है? ए में वृहद हिमालय, 2 में पूर्वांचल हिमालय, 3 में शिवालिक हिमालय, 4 में गारो हिमालय, 5 में खासी और महादेव हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 2 और 3। आपको 1, 2 और 3 पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ही होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत वृहद हिमालय, पूर्वांचल हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणियां पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हिमालय नदी अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करती है तो इनके मध्य और निचले भागों में अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू के अवसादों का संवहन करती है। विभिन्न निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोकुल झील, विसर्प नदियां, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है शीतोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? शीतोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि शीतोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र के देवदार, ओक, स्प्रूस, सीडर, चेस्टनट तथा बर्च आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के अधिक ऊंचाई पर लगभग 4700 मीटर से अधिक अल्पाइन प्रकार के वनस्पति भी पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता है भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है संख्या में? इसका राइट आंसर होगा आपको महाराष्ट्र में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक 50 वन्यजीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तथा इसके अलावा महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 6 बाघ अभ्यारण्य भी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। तथा भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी, बी और सी। आपको बी और सी नहीं है। लातूर में भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टान दरार थी। फिर है कोयना बांध क्षेत्र भूकंप के कारण भारतीय प्लेट का खिसकना था। ये दोनों आपका नहीं है, गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में आने वाले भूकंपों के संदर्भ में कथन बी और सी सही नहीं है, क्योंकि लातूर महाराष्ट्र के वर्ष 1993 में भूकंप आया था, जिसमें वैज्ञानिक आश्चर्य में डाला था कि क्योंकि यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त माना जाता है। लातूर के भूकंप के कारण जलाशय जनित चट्टानें दरार नहीं है, बल्कि भारतीय प्लेट के खिस्सा और भ्रंश पर पड़ने वाले दबाव हैं। कोई ना, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कहता है सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा शीत ऋतु के मध्य एवं उच्च अक्षांशों एवं ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु के मध्य में एवं उच्च अक्षांशों एवं ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में मेघाच्छादन बहुत कम होने के कारण सर्वाधिक सूर्य तप पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के विवरण को प्रभावित करता है। ए में महासागरीय धाराएं, 2 में देशांतर, 3 में सनातन पवनें, 4 में स्थल एवं जल आसमान वितरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी। केवल 1, 3 और 4 आपको 1, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है महासागरीय तल के तापमान के वितरण के कारक 1, 3 और 4 प्रभावित करते हैं। महासागरीय तल में तापमान के वितरण के महासागरीय धाराएं, सनातन पवनें और स्थल एवं जल के असमान वितरण प्रभावित करता है। इसमें काल्पनिक देशांतर रेखाओं को भी शामिल नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल मानक समय निर्धारण करने में किया जाता है। इस प्रकार कारक 2 सही नहीं है, आपका 2 सही नहीं है। इस प्रकार 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय मानसून के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। तो में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। 3 में ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीपीय पर भूमध्यसागरीय जेट की धाराओं का प्रभाव होता है। कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर कथन आपका ए, केवल 1 आपका सही है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। ये आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि भारतीय मानसून के विषय में कथन ये सही है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा गहनता और समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाओं तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम की स्थिति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 71वीं यूपीएससी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हम। क्वेश्चन नंबर 51 है शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में सी कथन असत्य है, क्योंकि शील्ड ज्वालामुखी में लावा अधिक तरल होता है। ये मुख्यतः बेसाल्ट निर्मित होते हैं। अधिक तरल लावा के कारण ज्वालामुखियों की तीव्र ढाल नहीं बन पाता। ऐसे ज्वालामुखी को उदार के समय विस्फोट नहीं होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान में वार्षिक परिसर अधिक है। 2 में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सही है। अटलांटिक महासागर में तापमान पर उष्ण महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर ड्रिफ्ट की उपस्थिति के कारण अधिक है, परंतु तापमान में वार्षिक परिसर प्रशांत महासागर की तुलना में कम है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है।
इसका राइट आंसर होगा फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। असत्य पूछा तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि प्रश्न में दिए गए कथन डी असत्य है, क्योंकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में विद्यमान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में है हिमालय के क्षेत्र में नदियां का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपने मार्ग बदलती रहती है। 2 में कोसी नदी पर्वतों की ऊपरी भाग में भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है। 3 में कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में प्रभावित होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र की नदियां मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपनी मार्ग बदलते रहती है, क्योंकि ये नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तल के लंबे रास्ते तय करती है और मध्य और निचले भाग में गोखूल झील और डेल्टा का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय के साउथ कोस्ट के क्षेत्र से हुआ। यह नदी अपने प्रवाह मार्ग या प्रदर्शनात्मक कार्य करती है, साथ लाए गए अवसादों और नदी प्रवाह मार्ग में जमा करती है, जिससे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के मैदानी भाग में सर्पाकार मार्ग भी बहती है, जिससे कारण बिहार में इस नदी द्वारा अधिक बाढ़ आती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। कहता निम्नलिखित झीलों में कौन सा लैगून झील है? ए में चिल्का झील, 2 में बुल्लर झील, 3 में पुलिकट झील और 4 में कोरोइलू झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चिल्का, पुलिकट और कोरोइलू झील लैगून झीलें हैं। बुल्लर झील, आपको बुल्लर झील जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। बुल्लर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ। यह भारत का सबसे मीठे जल की प्राकृतिक झील है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह झील कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह समुद्र से बालू की भीति द्वारा अलग होने से बनी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के निकट श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कोरोइलू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी का झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जारी की जाती है। इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक वार्षिक रिपोर्ट है जो प्रतिवर्ष 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाती है। यह वैश्विक रिपोर्ट वित्तीय बाजारों की स्थिरता और उभरते बाजारों को वित्त पोषण को आकलन करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कहता है बीएसटी अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में बीएसटी अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। 2 में मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना बीएसटी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है, 1। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक व्यापक दृष्टिकोण निहित है, अर्थात अधिक समष्टि अर्थशास्त्र जंगल में संदर्भित करता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पेड़ों को व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को विश्लेषण के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण रखता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के लिए टॉप डाउन दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्रासमान लागत विधि आपको जीडीपी गणना करने की विधि नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तात्पर्य किसी एक वर्ष में देश की उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। जीडीपी के मापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की है। जीडीपी ज्ञात करने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कस इकोनॉमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चक्रीय, इसका राइट आंसर एक में देखेंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च संसाधन, कार्यक्षम दक्षता और कम समाविष्टि अपशिष्टि की बर्बादी का नेतृत्व करती है। 2 में इसमें हर चीज़ को पुनः उपयोग और पुनः निर्माण या पुनर्नवीकरण किया जाता है। 3 में इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है, जिसका लक्ष्य 2030 तक
प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित करने की व्यवसायों को सक्षम बनाना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही है 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसे बाजार शामिल है जो उत्पादों को स्क्रैप करने की बजाय पुनः उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें नए संसाधनों बनने में बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में इस योजना को तहत महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अल्पकालीन कौशल कार्यक्रमों के भीतर ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एकीकृत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षु का वास्तविक कार्य का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो। 2 में उद्योग जगत के बदलती मांगों और नए युग की तकनीक के आगमन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए AI, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश राष्ट्रीय आय है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है। इसका राइट आंसर होगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। वस्तुतः राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का वह भाग होता है जिसमें विदेश से कमाई गई आय भी सम्मिलित होता है। अंतिम वस्तुओं की सेवा को इसलिए शामिल किया जाता है जिससे उसकी गणना एक बार से अधिक ना हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। कहता है पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख नहीं होता था, बल्कि उसमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख होता था। 2 में इस दीर्घकालीन योजना का परिचालनात्मक योजना कहा जाता था। 3 में भारत की पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख होता था कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल सी, केवल 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखेंगे। कहता है सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियां का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक सक्रिय के आकलन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता आकलन के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता आकलन से है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने इस सूचकांक को विकसित किया है। निर्धनता आकलन के लिए अतिरिक्त निर्धनता आकलन सूचकांक और वर्णित निर्धनता अंतर उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योग को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था। ये आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योग के लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा एक्स किरण का उपयोग नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा एक्सरे के CT स्कैन के विपरीत MRI विकिरण का उपयोग नहीं होता। यह एक मजबूत और चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जिन्हों आइसोटोप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग MIR में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के होता है। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं।
इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। यह कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। यह सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट का अनप्रमुख, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, कहता है विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये वायु वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विषाणु सजीव निर्जीव के मध्य में कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि ये पोषक कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में होते हैं, लेकिन किसी पोषक कोशिका में पहुंचते हैं। ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। इनके गुण स्वयं गुण और प्रोटीन विश्लेषण के लिए साधन नहीं होते, बल्कि ये पोषक कोशिकाओं के साधन का उपयोग करते हैं। प्रतिलिपिकरण द्वारा जनन करते हैं। इनमें डीएनए आरएनए में कोई भी अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, कहता है प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है। यदि इसके साथ पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अतः जब प्रकाश की किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो रेखा छिद्र की अवरोध या किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है। व्यावसायिक मोटरों में अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारावाही कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है। कुंडली गर्म लौह कोट पर लिपटी रहती है। वह गर्म लौह कोट जिस पर कुंडली का लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मीटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है। इसका कारण है क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है। इसका कारण है, इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित आयनन ऊर्जा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है क्योंकि इसमें निम्नलिखित आयन ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। आपको सूची में सुमेलित करना। सूची 1 में गुण है, सूची 2 में अधातु है। आपको सुमेलित करना है तो आपको ए में सबसे हल्का धात्विक तत्व, तो सबसे हल्का धात्विक तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 में है द्रव अधात्विक तत्व, तो इसका हो जाएगा 4 सिल्वर हो जाएगा। सी में अधातु जिसमें चमक होती है तो उसका हो जाएगा 1 आयोडीन। डी में है अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो ये हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। इस प्रकार राइट आंसर होगा आप ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, समस्थानिक C6C14 संबंध है। समस्थानिक 6C14 संबंध है। इसका राइट आंसर होगा अनुरेखक तकनीक से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। समस्थानिक 6C14 जीवाश्म की आयु निर्धारण से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोस्टेटा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रक की संरचना के आधार पर माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोस्टेटा जगत का सदस्य माना जाता है जबकि राइजोबियम मोनेरा जगत का सदस्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। एक में रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 60% एवं एक कोशिकीय 40%। दो में रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हीम युक्त प्रोटीन होता है। सी में रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक होता है। इसका राइट आंसर होगा केवल 3। रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिसका जीवन काल 3 माह तक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रुधिर की संरचना के संदर्भ में कथन 3 असत्य है क्योंकि रुधिर की सर्वाधिक संख्या आरबीसी में पाई जाती है। इसकी औसत संख्या 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिमी होता है किंतु उसका जीवन का लगभग 4 माह या 120 दिन का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सलाडाइमर अजगर कंगारू, सलाडाइमर अजगर कंगारू। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है जीवों के विकास के संदर्भ में अनुक्रमों के अनुसार सी सही है। दो प्रजातियां के मध्य जितनी अधिक लक्षण समान होंगे उसका संबंध भी उतना ही निकट का होगा, अर्थात जितनी अधिक असमानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी उतना ही निकट अतीत के समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसके आधार पर प्रश्न सलाडाइमर का विकास सबसे पहले हुआ क्योंकि वह उभयचर है। उसके बाद उभयचरों से सरीसृप अजगर का विकास हुआ एवं सरीसृप को स्तनधारी कंगारू का विकास हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। CO2 को शरीर को बाकी अंगों में फेफड़ों तक पहुंचाता है। स्वस्थ रहने के लिए हीमोग्लोबिन का समान स्तर पुरुषों में 14 से 18 ग्राम प्रति डेसिबल और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम DI होना आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है दिए गए कथन में सी कथन असत्य है क्योंकि मानव शरीर का ताप मापते समय थर्मामीटर के मुंह से बाहर निकलवाना पड़ता है, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी द्वारा सभी ताप पाठ्यक्रम लिया जा सकता है जब उस वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापता। इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव के शरीर के ताप मापने के लिए ही नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। वाह कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा किसी सरल लोलक या कमानी के लटके हुए पिंड के दोलन या प्रणोदित दोलन कहलाते हैं जब वाह कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है कौन सा कथन सही नहीं। इसका राइट आंसर किसी विलियन में विलो का योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है किसी बिलियन के बिलों का योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। इस कथन भी सही नहीं है क्योंकि किसी बिलियन के बिलों का योग से जल विभव नहीं बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा है, कथन सही नहीं है तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। इसका राइट आंसर होगा पैरेनकाइमा, कोलेरोकाइमा, आस्केलेरेकाइमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पौधे में मुख्यतः 3 सरल अस्थायी उत्तक पैरेनकाइमा, कोलेनाकाइमा, आस्केलेरेकाइमा होते हैं जो अस्थायी उत्तक पौधे के विकास में सहायता करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ए में थायमिन, 2 में राइबोफ्लेविन,
3 में है फोलिक एसिड, 4 में है एस्कॉर्बिक एसिड। उपयोग कूट का सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 4 एस्कॉर्बिक एसिड। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है आपको। ए में है राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज किसने किया है? तो आपको पैलेड ने किया है। 2 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपको रिचेल अल्मेट किया है। 4 हो जाएगा। सी में केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज आपको किसने किया है? तो इसका हो जाएगा 1 फेलिक फोंटाना होगा। और डी में है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा 2 स्लाडेन और स्वान ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। ए में खसरा रोग, पैरामीसो वायरस, मोबाइली वायरस। 2 में पीत ज्वर, आर्थोमिक्सो वायरस। 3 में है हर्पीज रोग, अर्बो वायरस। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इसका राइट आंसर होगा केवल एक युग्म सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है वायरस, इसकी खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इस प्रकार और विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी कोशिकाओं का कण है जो विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन द्वारा बना होता है। यह जीवित परपोषी के अंदर रहकर जन्म करते हैं। पैराक्सिन वायरस खसरा रोग है, आर्बो वायरस पीत ज्वर है, हर्पीज वायरस हर्पीज रोग त्वचा संबंधी रोग है, आर्थोमिक्सो वायरस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। इस प्रकार राइट आंसर केवल एक युग्म आपका सही है ए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एबिसिक अम्ल द्वारा होता है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एबिसिक अम्ल के द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एबिसिक अम्ल द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्थाओं में से रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्रिया में आपको NADPH2 एवं ATP अणुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्टोमा में संपन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एथिलीन हार्मोन द्वारा होता है, जबकि एबिसिक अम्ल में पौधे की वृद्धि को रोकता है। एबिसिक अम्ल जो है पौधे की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार असत्य आपको भी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। कहता है कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में किस अस्थि संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिज संधि का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है हिज संधि एक प्रकार के संधियों की अस्थियां केवल एक दशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे घुटने एवं कोहनी की संधियां। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन का प्रयोग लाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोरीन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अन्य रसायन को बनाने में किया जाता है। कुल उत्पादित क्लोरीन को 20% से अधिक उपयोग PVC प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। कहता है क्लोरीन एक कीटनाशक गैस है, यह बैक्टीरिया को मार सकती है, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी और स्विमिंग पूल के पानी के उपचार करने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। कहता है चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है? चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के लगातार प्रवाह की रुकावट उत्पन्न करता है। चालक की लंबाई पर, या चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, या चालक के तापक्रम पर, तीनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा टाइटेनियम रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। यह एक लोहे जैसी धातु है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.49 से लेकर 3.59 एवं द्रव्यमानांक लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी मिश्र धातुएं लोहा और अलोहा धातु को शोधन का काम करती हैं। यह एक संक्रमक धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। कहता है
डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस आपको डीपीटी वैक्सीन के प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है केंद्रीय रसधानी रितिका परिसंचरण पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, खुले या बंद। खुले परिसंचरण में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त के बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थान पर शरीर की गुहाओं में जाता है, जिसे साइनस कहा जाता है, एले कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। कहता है केंद्रीय रितिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? केंद्रीय रितिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा यह पानी और अन्य पदार्थ को स्टोर करती है, यह पानी और अन्य पदार्थ को स्टोर करती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा कि केंद्रीय रसधानी रितिका पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक बड़ा झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, जो कोशिका के अधिकांश आयतन में उपस्थित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। ट्रैपनोसोमा प्रोटोजोआ जो निर्दालु व्याधि नामक बीमारी की वजह है, किस प्रकार के प्रोटोजोआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कसाभी प्रोटोजोआ है, कसाभी प्रोटोजोआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता कसाभी प्रोटोजोआ इस समूह का सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिसमें निर्दालु व्याधि नामक बीमारियां होती है। उदाहरण के लिए ट्रैपनोसोमा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाला पद है। कहता हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। इसका राइट आंसर होगा आपको क्रेब्स चक्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है शोषण तंत्र में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइऑक्साइड अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सबा कामी के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वैचारिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म के विभाजन के खतरे उत्पन्न हो रहे थे, जिसके उपरांत बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिससे 4 मुख्य बौद्ध संगतियां आयोजित की गई थी। इस प्रकार आपको वैशाली में जो हुआ था अध्यक्षता सबा कामी किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ था? किसके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ था? इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु के संप्रदाय में उद्भव हुआ, भद्रबाहु। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है पाटलिपुत्रा बिहार में आयोजित प्रथम जैन संगति जिसकी अध्यक्षता स्थलभद्र के द्वारा 300 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इस सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतंबर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया? दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1225 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 98। सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी है? तथा सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020-25 दिया। इस प्रकार राइट आंसर बी सी होगा। सुशासन के कार्यक्रम में 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में से किस प्रमंडल या किशोरवय लिंग अनुपात
राज्य की औसत से अधिक है? निम्नलिखित में किस राज्य या प्रमंडल की किशोरवय का लिंग अनुपात राज्य की औसत से अधिक है? इसका राइट आंसर होगा आपको सारण का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा बिहार के कुल आबादी में किशोर और किशोरियों का 19.8% हिस्सा है, अर्थात बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोर वय है। बिहार के 9 प्रमंडलों में से 4 प्रमंडल पटना में 864, पूर्णिया में 871, मगध में 911 और सारण में 930 किशोर वय लिंग अनुपात राज्य औसत 854 से अधिक है। बिहार में बाल बजट का निर्माण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू हुई थी। इस प्रकार आपको किशोर वय पूछा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि शेरशाह अकबर के अग्रदूत कहा जाता है। शेरशाह को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि इसका प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास में सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कें हैं बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान। इस प्रकार आपको तीनों सत्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 हम। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1620 ईस्वी में स्थापित किया। कब? 1620 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 1620 में अंग्रेजों द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री आरंभ किया गया था। आरा में सूती वस्त्र, अनाज और सोरा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस फैक्ट्री को प्रारंभ किया था। कालांतर में अंग्रेज नील के उत्पादन को आकर्षित हुए। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुआ था। पूछा गया अंग्रेजों द्वारा, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, कहता है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? इसका राइट आंसर होगा आपको रोहिणी में देखा गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अतः तत्कालीन बिहार झारखंड से संयुक्त रूप से देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने 12 जून 1857 को सर्वप्रथम विद्रोह किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसके साथ मेची नदी के साथ जोड़ने की मंजूरी दी गई। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कोसी नदी को मेची नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। कोसी मेची लिंक परियोजना राज्य में 2,14,882 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। इस लिंक योजना के तहत 4900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको पुनपुन नहीं होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, महानंदा आदि हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका कहता है कि आपको उत्तर की ओर, जबकि उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों को पहचान करें। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों को पहचान करें। इसका राइट आंसर होगा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। स्मार्ट सिटी में बिहार के 4 शहर शामिल है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। कहता है लुप्त प्राय प्रजाति काला हिरन बिहार के किस जिले में पाया जाता है? लुप्त प्राय प्रजाति काला हिरन बिहार के किस जिले में पाया जाता है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको राइट आंसर डी होगा, क्योंकि काला हिरन बक्सर, भोजपुर और कैमूर के नदी क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार सरकार ने इन दोनों काले मृगों को बचाने के लिए एक पहल शुरू की है। एक अनुदान के मुताबिक बिहार में 2926 काले हिरन हैं। बक्सर के नवीनगर में रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। ब्लैक बॉक्स IUCN के खतरे वाली प्रजातियों को लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिकतर राजस्थान के हरियाणा में पाया जाता है और हरियाणा में पाया जाता है। IUCN के प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सन 1948 में स्थापित किया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में जानवरों और पौधों की प्रजातियों की स्थिति शामिल है। आपको इसमें राइट आंसर होगा डी। बक्सर, कैमूर और भोजपुर तीनों जगह पाया जाता है काला हिरन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। तथा बिहार के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
1 में धारवाड़ कर्म की चट्टाने का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। 2 में तृतीयक शैल का विस्तार चंपारण जिले में है। 3 में विंध्य कर्म के चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। 4 में बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्दक चट्टान पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। अतः बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.42 है, जबकि देश के 6ठे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है जो 31.12% है। किशनगंज में दशकीय वृद्धि दर 30.44% है, जबकि सिवान जिले में यह दर 22.70 है। वही न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है जहां 19.02% है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ है, तो आपको गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अतः जनगणना 2011 के अनुसार गोपालगंज जिला में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं। तथा गोपालगंज का लिंगानुपात 1015 है। भागलपुर और मुंगेर जिलों की लिंगानुपात सबसे कम है। उच्चतम साक्षरता दर कहाँ का है? रोहतास का है। और निम्नतम साक्षरता दर पूर्णिया का है। पूछा यहाँ पर कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं तो गोपालगंज में कितना है, तो आपको 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा ए, 8। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का लगभग 8% बिहार में निवास करती है। वर्तमान समय बिहार का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी से बी का अर्थ है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इम्पोर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इम्पोर्टेंट बैंक। 2 में है डी एसबीआई बैंक का विफलता का व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। 3 में है डी एसबीआई घोषित बैंकों के अतिरिक्त पूंजी और विनियामक दायित्वों की छूट दी जाती है। तो सही विकल्प को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही विकल्प है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है नो मोर मेडिसिन KYMF किस मंत्रालय की पहल है? इसका राइट आंसर होगा खेल और युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नो योर मेडिसिन KYMF खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू की गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है आपको, एक में है श्रीदास सेवा केवल महिलाओं के लिए और महिलाओं चालकों द्वारा संचालित की जाएगी। 2 में है राइडर सेवा सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध है चाहे वे महिला हो या पुरुष। इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा हाल ही में दिल्ली मेट्रो सेवा ने श्रीदास महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा और राइडर सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध है नामक 2 प्रकार के बाइक टैक्सियां शुरू की है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2 में है या 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने हेतु डिजाइन किया गया है। 3 में है या क्रूज एवं बैलिस्टिक दोनों मिसाइल की फीचर से लैस है। सब कथन को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 सही। 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। कहता है भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्था कौन सा है? भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में मशरूम पनीर और उसके उत्पादों को तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपको वेब्स है, वेब्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रसार भारती की ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स का शुभारंभ गोवा में हो रहे हैं। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह में प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है सिलोफर पंचमृत कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की पारंपरिक धातु शिल्प कला का उदाहरण है। दो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति को उपहार में दिया। सही विकल्प को चुने। इसका राइट आंसर होगा केवल एक कथन सही, एक कथन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू को सिलोफर पंचामृत कलश भेंट किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा आपको जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर के नीलडी में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है आपको बोस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में भारत विश्व भर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। दो में शोध प्रकाशनों की संख्या का दर भारत चौथे स्थान पर। सही विकल्प को चुने। इसका राइट आंसर होगा कथन केवल एक सही है, एक सही है। भारत विश्व भर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, तथा भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिससे वेद और उपनिषदों को विशेष आवरण जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको सी, बिहार सर्किल। कौन बिहार सर्किल? इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा देश का पहला डाक विभाग बिहार सर्किल बना है जहां से वेद और उपनिषद की विशेष आवरण जारी किया गया है। साथ ही बिहार के 9 शक्तिपीठों को चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू कैनो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कन्नड़ का है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। तथा सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो भारतीय लोक कथाओं की परंपराओं से प्रेरित है। यह कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म है जिसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के नामांकन मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना। ए में है हैशटैग अब कोई बहाना नहीं अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है। दो में यह अभियान विश्व बैंक के समर्थन में चलाया जा रहा है। सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कथन ए सही है। अब कोई बहाना नहीं अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, तथा हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बनी? किमी बेडनाच बनी, किमी बेडनाच। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। किमी बेडनाच नाइजीरिया मुल्क ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली महिला अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में संपन्न चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, हाल ही में इंडोनेशिया के किन 2 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको माउंट मेरापी और माउंट लियोतोबी लाकी में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जावा द्वीप स्थित माउंट मेरापी और फ्लोर्स स्थित माउंट लियोतोबी लाकी ज्वालामुखी फटा। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, तथा बिहारी योद्धा पुरस्कार योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिहारी योद्धा पुरस्कार योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अवैध खनन की सूचना देने वाले को सम्मानित करना, बिहारी योद्धा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है अवैध खनन को सूचना देने पर बिहारी योद्धा पुरस्कार खनन एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार बिहार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको अनीस सरकार बना, अनीस सरकार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीस सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने 19 दिन की उम्र में अनीस ने 1555 का FIDE रेटिंग हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127
127 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, हाल में विवेक देवराय का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। दो में वह 2015-19 तक नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विवेक देवराय का निधन 69 वर्ष की आयु में हुआ। देश के जाने माने शास्त्रीय तथा पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष थे। 2015 से 19 तक नीति आयोग के सदस्य रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे के पुनर्गठन हेतु विवेक देवराय समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। मिस यूनिवर्सल 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्सल 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा आपको विक्टोरिया कजेर थेल्विंग ने जीता। विक्टोरिया कजेर थेल्विंग ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मिस विक्टोरिया का 73वां संस्करण मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। 2024 में मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थेल्विंग चुनी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दूसरे स्थान पर नाइजीरिया की चिडमिमा अडेटेस्निया रही है। भारत के रिया सिन्हा का प्रतिनिधित्व किया, वे शीर्ष 30 में शामिल हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समांथा हार्वे को प्रदान किया, समांथा हार्वे को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा 12 अक्टूबर 2024 को लंदन में ओल्ड वेलिंग्सगेट के एक समारोह में की गई, जहां समांथा हार्वे उनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए 50,000 यूरो पुरस्कार तथा आयरिश ट्रॉफी प्रदान की गई। यह पुरस्कार पिछले वर्ष की विजेता रॉल लिंच ने उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? इसका राइट आंसर गुयाना का। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। अतः 21 नवंबर 2024 को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। दो में भारत का स्थान 161वां 180 देशों में है। तीसरा में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 151वां 180 देशों में। इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर। इस प्रकार इसमें राइट आंसर कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। कहता है भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है, जो वन अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन और वन ह्रास का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वर्ष 2025 में बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हरियाणा सरकार ने 2025 में बजट के भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के धोगला बीच एवं समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। दो में इसकी शुभारंभ पल डॉल्फिन था। 3 में है 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। सत्य कथन का चयन करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। कथन 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर एक समापन दीव में INS खुखरी मेमोरियल के आयोजित किया गया। यह कथन सत्य है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का उद्घाटन समारोह 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर आयोजित किया गया था। यह समापन 24 मई 2025 को दीव के INS खुखरी मेमोरियल में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे।
किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने किया? भूटान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा भूटान ने 7 मई 2025 को बिनास पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू की है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंगा चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है 42वां राष्ट्रीय सेमिनार रोहिंगा चैंपियनशिप 7 मार्च 2025 को भोपाल के अपर लेक में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। कहता है 2024-25 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा शीर्ष 500 कंपनियों में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य शीर्ष 500 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्यक्तित्व अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको व्यक्ति की पहचान में व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। व्यक्तित्व अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की पहचान, नाम, चेहरा आदि का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति का ना किया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, ध्रुव नीति के संदर्भ में ध्रुव का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। डाक विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक एक नीति दस्तावेज जारी किया गया है। यह एक प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर PPI ध्रुव नीति का लक्ष्य एक मानकीकृत अंतर संचरणीय एवं सहमति आधारित डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको 141 से मैथ दिया गया है, इसे आपको आंसर बता दिया, इसे स्वयं बना लें। इसका 141 का राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा आपको 15। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, इसका राइट आंसर होगा A 36। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर होगा C 112 C होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर होगा A 350। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, 45 है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा C होगा 550। इस प्रकार राइट आंसर C होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका राइट आंसर होगा आपको A 1,68,000। इस प्रकार राइट आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा A 4 और 9। इस प्रकार राइट आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका राइट आंसर होगा B 4.17%। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसका राइट आंसर होगा D 420। इस प्रकार राइट आंसर D होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, इसका राइट आंसर होगा आपको A 1 घंटा। इस प्रकार राइट आंसर A होगा। इस प्रकार आपका एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।